बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HMR उर्दू के मुअज़्ज़िज़ सारफ़ीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर ISO लेक्चर 02 है। जैसा कि आप जानते हैं कि ISO लेक्चर 01 में हमने ISO 9001 2015, ISO 13485 2016, MDR 2017 745 का इंट्रोडक्शन करवाया था और आप लोगों से वादा किया था कि अगले लेक्चर ISO लेक्चर 02 से हम ISO 13485 2016 स्टैंडर्ड सीखना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में ISO 13485 की पहली 3 क्लासेस का जायज़ा लेंगे हम। पहली 3 क्लासेस के नाम हैं, पहली क्लास का नाम है स्कोप, दूसरी क्लास का नाम है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस और तीसरी क्लास का नाम है टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो हम पहली क्लास के बारे में बात करते हैं। स्कोप। स्कोप क्या है? तो भाइयों स्कोप है, एक में से ज़रा ऊपर कर लूँ, ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा, अब ठीक है। स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब है कि इस स्टैंडर्ड का मकसद क्या है और ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्टैंडर्ड मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए है। कोई भी मेडिकल डिवाइस हो, चाहे वो क्लास 1 से हो या क्लास 2 से हो या क्लास 3 से हो, उस पर आप ये स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी क्लास का नाम है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस क्या है भाइयों? इसका मतलब है कि ये ISO 13485 स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड पे बेस करता है, यानी किस स्टैंडर्ड को देखते हुए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे छत की बेस दीवार या पिलर होता है, तो इस स्टैंडर्ड की बेस भी है जिसकी बेस पे ये बनाया गया है, और वो है ISO 9000 2015। और इस स्टैंडर्ड का उन्वान है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स एंड वोकैबुलरी। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी फंडामेंटल्स वोकैबुलरी हैं वो आपको इस स्टैंडर्ड में मिल जाएंगी। तो हम तीसरी क्लास की बात करते हैं और वो है जनाब टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, टर्म्स एंड डेफिनेशन, इस क्लास में टोटल 20 टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। हम सिर्फ चंद टर्म्स एंड डेफिनेशंस को देखेंगे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से अहम है। तो 3.1 पहली टर्म्स एंड डेफिनेशन है एडवाइजरी नोटिस। इस नोटिस का मतलब है कि कंपनी एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसका नाम एडवाइजरी नोटिस होगा। इसमें मुदर्जा झैल 4 टॉपिक में से कोई एक या जितने कंपनी में अप्लाई होते हैं उनकी तफसील लिखी हो, सिर्फ इन 4 टॉपिक में से। पहला टॉपिक है जनाब, पहली ऑप्शन है यूज़ ऑफ अ मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो इस बारे में आप बताएंगे कि मेडिकल डिवाइस को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, अपने यूज़र को बताना है हमें। तो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ अ मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस में तरमीम कैसे करनी है। और तीसरी ऑप्शन है जनाब रिटर्न ऑफ द मेडिकल डिवाइस टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब RTV प्रोडक्ट्स को वापस कैसे रिसीव करना है आपने। और चौथी ऑप्शन है, या चौथा आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस को नकारा कैसे करना है। तो भाई ये 4 टॉपिक में से आप कोई भी टॉपिक लिखेंगे एडवाइजरी नोटिस के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब हम 3.3 पे चलते हैं। और 3.3 है जनाब हमारे पास क्लिनिकल इवेलुएशन। क्लिनिकल इवेलुएशन क्या है? क्लिनिकल इवेलुएशन को उर्दू में कहते हैं तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट। क्लिनिकल इवेल्यूशन का मतलब है कि जो मेडिकल डिवाइस बनाई है कंपनी ने, इस डिवाइस से माहिर डॉक्टर के ज़रिए अमली तौर पर मरीज़ का इलाज किया जाए ताकि पता चल सके कंपनी की बनी हुई डिवाइस इलाज के लिए ठीक है या नहीं। डॉक्टर इलाज के बाद डिवाइस की रिपोर्ट देगा, इस रिपोर्ट को कहते हैं क्लिनिकल इवेल्यूएशन। तो भाई आसानी के लिए मैंने उर्दू टाइप करके आपकी आसानी के लिए ये आपके सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, चौथी डेफिनेशन है जनाब कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है जनाब? 3.4, ठीक है।
वैसे ये तीसरी डेफिनेशन है, पहली एडवाइजरी नोट है, दूसरी ये क्लिनिकल इवैल्यूएशन और तीसरी टर्म्स एंड डेफिनेशन हम बयान करेंगे जी क्लियर कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है जी, ये आप सब जानते हैं कि कंप्लेंट का मतलब है शिकायत। ये तो आप सब बखूबी जानते हैं, अगर कंपनी मेडिकल डिवाइस कस्टमर की शिकायत के मुताबिक नहीं बनाएगी तो कस्टमर शिकायत करेगा। मिसाल के तौर पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की आम तौर पर जो शिकायत आती है वो हैं फंक्शन ठीक नहीं, चार भारी या हल्की है, मूवमेंट लूज और हैवी, फिनिश खराब है, बुर जाने वाले हैं, सिचुएशन ठीक नहीं, खोड़ या फाटक है वगैरह। इसके लिए कंपनी को एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसे कहते हैं करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन कैपा, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में बयान करेंगे आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस। इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस जनाब क्या होती है? ये मेडिकल डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर लगाई जाती हैं कम अज़ कम 30 दिन के लिए। कम अज़ कम 30 दिन के लिए इंसानी जिस्म के अंदर ये डिवाइस लगाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस। मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट इम्प्लांट है, रॉड्स और प्लेट्स हैं जो अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसको जोड़ने के लिए प्लेट्स या रॉड्स लगाए जाते हैं। इस तरह मेटल स्क्रूज हैं। तो भाई ये चीज़ें हैं जी इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस में। तो नेक्स्ट हमारे पास है जनाब आपके लिए नेक्स्ट हम मेडिकल डिवाइस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मेडिकल डिवाइस। तो जनाब मेडिकल डिवाइस क्या होती है? मेडिकल डिवाइस कोई भी इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर या मशीन जो इस्तेमाल की जाए बीमारी का पता लगाने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए, ज़ख्म का पता लगाने के लिए, ज़ख्म के इलाज के लिए, जैसे आप अल्ट्रासाउंड वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं या एक्सरे वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी मेडिकल डिवाइस के अंदर आती हैं। और ये फॉर्स या सीजर जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के अंदर, ये भी मेडिकल डिवाइसेस के अंदर आते हैं, तो हम इसको कहते हैं मेडिकल डिवाइस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है मेडिकल डिवाइस फैमिली। ऐसी डिवाइसेस जिनका बुनियादी डिज़ाइन, इस्तेमाल और फंक्शन एक जैसा हो लेकिन साइज़ मुख्तलिफ हो, उसे कहते हैं मेडिकल डिवाइस फैमिली। जैसे 24 सेंटीमीटर बैंडेज सीजर है और इसी की ये कर्व्ड है, और 14 सेंटीमीटर बैंडेज सीजर स्ट्रेट। तो इनकी फैमिली भाइयों एक ही है, इनका फंक्शन एक ही है लेकिन इनका डिज़ाइन, बुनियादी डिज़ाइन सेम ही है, फंक्शन भी एक जैसा है लेकिन साइज़ मुख्तलिफ है। एक का 24 तो दूसरे का 14 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रिस्क। रिस्क यानी ख़तरा क्या है, नुकसानदह चीज़ के होने के कितने इम्कान हैं और उस नुकसान की शिद्दत क्या है, इसे कहते हैं रिस्क यानी ख़तरा। ठीक है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हम आपको बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज कैसे करना है, टास्क या प्रोसेसेस की लिस्ट बनाएंगे आप अपनी कंपनी के अंदर और हर टास्क का तजिया करेंगे कि इसमें कितना रिस्क यानी ख़तरा है। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कंपनी को प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, रिस्क की मज़ीद तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ISO 14971 2007 स्टैंडर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड में रिस्क और इसको मैनेज करने के लिए तफसील बताई गई है। ले भाई, आज के लेक्चर में हमने 3 क्लासेस का मकसद रजा लिया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय को ज़रूर इजहार कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो गलतियाँ कोताहियाँ इस लेक्चर में हुई हैं उनको हम रिमूव कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका मेरा मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।